शुरू हम यहां से करेंगे कि अमेरिका चाइना मुखालिफ क्यों रहा और है। कहते हैं कि 1875 या 70 के दरमियान चाइना में हालात ख़राब थे, गुर्बत बहुत ज़्यादा थी और एक जिंग डायनेस्टी की वजह से चाइनीज़ कौम बहुत परेशान थी और वो यहाँ से हिजरत करके अमेरिका चली गई। माइग्रेशन करके अमेरिका की बहुत बड़ी तादाद में चाइनीज़ अमेरिका चले गए और बहुत मेहनती कौम थे। उन्होंने जिस शहर में भी रहे अपनी मेहनत से, अपनी हार्ड वर्किंग से अपना लोहा मनवाया। मैं इसकी छोटी सी एक मिसाल देता हूँ कि एक शहर में चाइनीज़ ने वहाँ लॉन्ड्री शॉप्स खोले और उन लॉन्ड्री शॉप्स को इतने तादाद में खोले कि उस छोटे से शहर में 1875 में या 1880 के करीब 227 लॉन्ड्री शॉप्स थे जो चाइनीज़ चलाते थे। और जब अमेरिकन्स ने देखा कि ये चाइनीज़ कौम ये बहुत ज़्यादा मास प्रोडक्शन करती है और बहुत बड़े पैमाने पर बिजनेस करती है, मेहनत कर रही है, ऐसा ना हो कि ये हमारी माइशत के ऊपर कंट्रोल कर ले, हमारी सोसाइटी के ऊपर कंट्रोल कर ले, तो उन्होंने वहाँ पर एक एक्ट मंजूर करवाया कि चाइनीज़ को कारोबार में से निकाल दिया। तो ये वो पहला मौका था जब अमेरिकन्स और चाइनीज़ का आपस में मुठभेड़ हुई और वो अमेरिकन सरजमीन के ऊपर भी। और उस दिन से लेकर अभी तक अमेरिका ये समझता है कि चाइना दुनिया का सुपर पावर बन जाएगा, चाइना के अंदर इतनी कुव्वत है कि दुनिया को वो काबू कर लेगा और अपने ही माइशत की तरक्की की बुनियाद के ऊपर दुनिया के बहुत सारे ममालिक के साथ बहुत अच्छे तरीके के साथ एक रोल मॉडल के तौर पर रहेगा। फिर जब हम चाइना के ऊपर आकर देखते हैं, माओ ज़ेतुंग के इनकलाब के बाद जब माओ ज़ेतुंग ने पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना PRC बनाया और चाइनीज़ अवाम को हुकूमत दी, डायनेस्टीज़ को ख़त्म किया और उसके बाद माओ ज़ेतुंग के कुछ ऐसे इक़दामात थे जो चल नहीं सके। माओ ज़ेतुंग की कुछ पॉलिसीज़ ऐसी थी जिससे चाइनीज़ कौम को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन कहते हैं कि कल्चरल रिवॉल्यूशन के दौरान चाइनीज़ कौम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। लेकिन एक चीज़ थी कि जिसके दौरान चाइनीज़ कौम के अंदर आपस में ताल्लुकात बड़े मजबूत थे। वो ये समझते थे कि हमने आपस में रहना है, मुत्तहिद होकर रहना है। ये उस कौम की और सोसाइटी की सबसे बड़ी खुसूसियत थी जो माओ ज़ेतुंग ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से डेवलप की थी। माओ ज़ेतुंग के 1976 के इंतकाल के बाद फिर डिंग जियांग आया और उन्होंने मार्केट को ओपन किया, चाइनीज़ को दुनिया भर में कारोबार के लिए ओपन किया। दुनिया भर के लोग आए, चाइना में टेक्नोलॉजी लेकर आए, चाइना के लोग बाहर गए, टेक्नोलॉजी सीख कर आए। तो एक ऐसी एक चाइना की तरक्की शुरू हो गई जिसमें चाइना ने दुनिया से बहुत कुछ सीखा, दुनिया के हर तरह के टेक्नोलॉजी को अपनाया। टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन से और उस माशी इनकलाब से चाइना ने अपनी कौम को बनाने का फन सीख लिया। फिर कहते हैं कि इस दौरान चाइना की गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज़ की, उन पॉलिसीज़ में जो सबसे बड़ी कामयाब पॉलिसी ये थी कि उन्होंने चाइनीज़ मॉडल को कभी हाथ से जाने नहीं दिया। दुनिया की जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी इकोनॉमिक मॉडल्स थे, उनको चाइनीज़ टच देते रहे। आज भी जो जी की हुकूमत है चाइना में, प्रेसिडेंट जी की, वो भी कहता है कि सोशलिज्म विद द चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये वो बातें थी जिससे चाइना दुनिया भर में एक टेक्नोलॉजी से सीखा चाइना ने। दूसरी जो सबसे बड़ी बात थी जो चाइना ने, वहाँ अफराद को, लोगों को मौके देना शुरू कर दिए। लोगों को कंपनीज खोलने के लिए, बिजनेसेस करने के लिए सहूलतें देना शुरू कर दी और गुड गवर्नेंस रखी। बीच में करप्शन के बड़े बड़े उनको बहरानों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इस बहरानों के ऊपर काबू पाया और अपनी तरक्की का सफ़र जारी रखा। चाइना ने बड़ी खूबसूरती के साथ कुछ नए शहर बनाए, जिस तरह शेंज़ेन है, और उसको दुनिया में एक मछेरों की बस्ती से दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स हब में बदल दिया। शेंज़ेन एक ऐसा शहर है
जिसके हर मार्केट में आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान दस्तयाब है और दुनिया का सबसे बड़ा मेकर स्पेस है। उन चाइनीज़ नौजवानों को जो भी चीज़ बनानी होती है, रोबोटिक्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जो भी चीज़ बनानी होती है, जो भी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना होता है, वो अपने अपार्टमेंट से, अपने ऑफिस से नीचे आते हैं। तो जिस मार्केट में जाते हैं तो उनको ये चीज़ें अवेलेबल हैं, जिससे चाइना की नौजवानों में नए गैजेट्स बनाने का, टेक्नोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने का और मशीनरी बनाने का बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम डेवलप हो गया। फिर चाइना ने अपनी फूड के लिए बेहतरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और अपने आप को फूड सिक्योरिटी में बहुत अच्छे तरीके से रखा। एग्रीकल्चर को आज से जाने नहीं दिया। एक तरफ वो इंडस्ट्रियलाइजेशन करते रहे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज तामीर करते रहे। दुनिया कहते हैं कि इन्होंने चाइना को दुनिया की फैक्ट्री में तब्दील किया था। दुनिया को जो भी चीज़ बनवानी होती थी वो चाइना आकर कहते थे और चाइनीज़ वो फैक्ट्री बनाते थे और दुनिया को सामान, वो इंस्ट्रूमेंट, वो गैजेट्स, वो माल प्रोवाइड करते थे। फिर चाइना ने दूसरी तरफ इस टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ अपने एग्रीकल्चर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। उनको पता था कि 1 अरब 40 करोड़ इंसान जो अभी मौजूद हैं, उनको खुराक अगर नहीं देंगे और ये लोग पैसा होने के बावजूद भी अपने खुराक के लिए परेशान रहेंगे तो ये एक सुपर पावर नहीं बन पाएंगे। तीसरी चीज़ जो चाइना ने ये किया कि अपने नौजवानों की तालीम और कौमी तरबियत, तालीम के साथ साथ उसको चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक की चीज़ें देते रहे। फिर चाइना ने ये जो काम किया वो ये किया कि चाइना ने अपने तमाम नौजवानों को कंस्ट्रक्टिवली कौमी डेवलपमेंट के दायरे में, कौमी तरक्की के दायरे में रखा और उनको ये मुसलसल फीड करते रहे कि हमारी मंजिल दुनिया का सुपर पावर बनना है। और उसके अंदर नामनिहाद नेशनलिज्म के बजाय प्योर और प्रैक्टिकल नेशनलिज्म को रखा। प्योर और प्रैक्टिकल नेशनलिज्म ये होती है कि हर नौजवान के पास एक हदफ होती है, गोल्स होते हैं जो कौमी तरक्की में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहा होता है, बजाय वो अपनी ज़िंदगियों को डेवलप करने के वो कौमी तरक्की के चीज़ों में भी अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं। ये एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है उन तमाम मुल्कों के लिए जो अपनी कौम को डेवलप करना चाहते हैं। जब तक आप नौजवानों को कौमी तरक्की के दायरे में डालेंगे नहीं और उनको फैसिलिटेट नहीं करेंगे और उनको उसी तरीके से उनकी तरबियत नहीं करेंगे कि वो एक नेशनल तरक्की के स्टेक होल्डर्स हैं, तो उस वक्त तक तरक्की की जो ख्वाब हैं वो कभी पूरे नहीं हो सकते। फिर चाइना ने दुनिया भर में खामोशी के साथ बगैर लड़े हुए अपने स्ट्रेटेजिक प्लान तैयार किए कि आने वाले 50 सालों में चाइना के नेशनल सिक्योरिटी के लिए, चाइना की फूड सिक्योरिटी के लिए, चाइना की इकोनॉमिक सिक्योरिटी के लिए, चाइना की जियोग्राफिकल और जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी के लिए किस किस तरह के हमें हदफ को उसूल चाहिए। फिर इसी तरीके से चाइना ने जो सबसे ज़बरदस्त काम किया वो ये किया कि इस तमाम दौरान चाइनीज़ कौम और उसकी रियासत और उसकी गवर्नमेंट मुसलसल नए लीडरशिप की डेवलपमेंट का काम करती रही कि दुनिया की तरक्की को सीखो, लेकिन चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक को और चाइनीज़ तरबियत को अपने साथ मिला। चाइना की कौम की जो सबसे मजबूत चीज़ थी वो थी उसकी तहजीब, वो थी उसकी तमद्दुन। उस तहजीब व तमद्दुन के वर्से को लेकर उसके ऊपर 21वीं सेंचुरी का मॉडल मुल्क डिज़ाइन किया गया। चाइनीज़ जो तहजीब है, सिविलाइजेशन है, उसमें फोकस रहना, उसमें तरतीब के साथ रहना, उसमें अदब का उसूल, उसमें प्रैक्टिकलिटी, उसमें यकजहती, उसमें जिस्म, जान और दिमाग और सोच व फिक्र की यकसानियत और यकसान और फोकस रहना, ये तमाम चाइना की सिविलाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक थे जो उन्होंने अपने नौजवानों में और अपने आने वाले लीडर्स के अंदर डेवलप किए।
चाइना की कौम ने मुसलसल लीडर्स की तरक्की का काम इस तरह से किया कि शुरू से लेकर आखिर तक, जो अभी प्रेसिडेंट जी, इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि उसने किस तरह से अपनी लीडरशिप डेवलपमेंट की, तो आप देखेंगे कि हर मरहले के ऊपर इस तरह के लोगों को तैयार किया गया, इस तरह के लोगों को फैसिलिटेट किया गया। हम ये देखते हैं कि आज जो चाइना हमें नजर आ रही है, यह 35 साला नेगेटिव और बुरी मार्केटिंग जो अमेरिका और दूसरे लोग करते रहे, उसकी खामोश एक बहुत बड़ा एक ताकतवर जवाब है कि अपने हदफ के ऊपर फोकस रहो, अपने मुल्क को तरक्की के लिए एक प्लान तैयार करो, अपने कौमी तरक्की के लिए नौजवानों को उसी धारे में लेकर आओ, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते रहो, अपने कौम की मुख्तलिफ जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ हैं उनके ऊपर काम करते रहो। जाली और फेक नेशनलिज्म के बजाय प्योर और प्रैक्टिकल नेशनलिज्म को फरोग दो। इस तरह से चाइनीज कौम आज एक बहुत स्ट्रांग, पावरफुल और दुनिया की सबसे बड़ी माशियत और एक रोल मॉडल के तौर पर हमारे सामने मौजूद है। हम चाइना से कैसे क्या सीख सकते हैं और चाइना की मुस्तकबिल की स्ट्रैटेजी क्या है, और कोविड के दौरान चाइना ने किस तरह से इस वबा का मुकाबला किया है और दुनिया को दिखा दिया है, वो हमारे देखिए अगले वीडियोस में। आपका बहुत बहुत